कॉपरेशन मूवमेंट एंड खिलाफत। बच्चों, दिस इज़ द स्टार्टिंग ऑफ गांधी एरा। 1915 में गांधी जी हमारे देश में आ चुके थे और आने के बाद उन्होंने जो है वो गांधी मूवमेंट शुरू किए और 1920 से एक तरह से हम गांधी के मूवमेंट्स को जानते हैं। और उसमें सबसे पहला मूवमेंट उनका नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, या हम इसको असहयोग आंदोलन भी हिंदी में कहते हैं। तो असहयोग आंदोलन के साथ में खिलाफत एक बहुत बड़ा आंदोलन था जो मुस्लिमों के द्वारा लीड किया गया था और गांधी जी के प्रयत्नों से इन दोनों को एक साथ मिला करके एक पटल पर लाने की कोशिश की गई थी। सो इट वाज अ वेरी इनक्रेडिबल वर्क डन बाय द महात्मा गांधी। और हम लोग इस चीज़ को देखेंगे, पूरा अच्छे से समझेंगे कि खिलाफत अलग से क्या था और किस तरह से राष्ट्रीय धारा से गांधी जी जोड़ने में इसको सफल हुए थे। सो वी स्टार्ट। गांधीयन एरा, खिलाफत एंड नॉन कॉपरेशन मूवमेंट। हिंदी में हम लिखेंगे गांधी युग, खिलाफत एवं असहयोग आंदोलन 1920। In 1915, Mahatma Gandhi came in India and he started active politics by 1920 by non-cooperation movement. 1915 में महात्मा गांधी भारत में आ गए थे। उन्होंने छोटे मोटे जो है अपने आंदोलन जो थे छोटे मोटे यानी कि स्थानीय स्तर पर प्रारंभ कर दिए थे, लेकिन राष्ट्रीय स्तर पर किया गया सबसे पहला प्रयास उनका असहयोग आंदोलन ही था। Disappointment from Britishers was high after Jallianwala Bagh and Gandhi was not allowed to go to Amritsar. देखिए, जलियांवाला बाग कांड के बाद में क्या स्थिति थी, भारतीयों की बहुत ज़्यादा एंगर था और उसको लेकर के कहीं ना कहीं लोगों में जो आक्रोश था उसको आगे बढ़ाने में गांधी जी काफ़ी सफल हुए। सो गांधी जी ने कोशिश की थी कि वो वहाँ पर जा सकें, लेकिन वो नहीं जा पाए थे। एट द सेम टाइम हम देखते हैं कि जो गांधीयन एरा है उसमें हम ये जो नॉन कॉपरेशन मूवमेंट है, वो नॉन कॉपरेशन मूवमेंट और खिलाफत मूवमेंट पैरेलल चलते हैं। टू पैरेलल मूवमेंट्स वर स्टार्टेड अगेंस्ट ब्रिटिश गवर्नमेंट विच एसोसिएटेड टुगेदर विद द हेल्प ऑफ गांधी जी। तो गांधी जी की सहायता से इन दोनों को एक साथ मर्ज किया गया। तो पहले हम खिलाफत मूवमेंट को समझ लेंगे। हम देखते हैं कि चल साथ में रहे, लेकिन प्रयोजन थोड़े से अलग है दोनों के। एक ही भूमि पर लाने की उन्होंने कोशिश की। तो पहले हम खिलाफत को पूरा समझ लें, फिर हम असहयोग को समझेंगे। खिलाफत मूवमेंट, खिलाफत आंदोलन 1919 से 21 तक लगभग चला था। 21 कुछ कभी कभी थोड़ा 22 तक भी गया था, कुछ लोग कहते हैं। तो 1922 तक ये चला। After the First World War, Indian Muslims were very angry with the Britishers because of their इल बिहेवियर विद द टर्की। देखिए, हम लोगों को प्रथम विश्व युद्ध को बार बार याद करना पड़ रहा है। प्रथम विश्व युद्ध में मित्र राष्ट्र जीते थे, जिसमें ब्रिटिशर्स एक राष्ट्र के रूप में, जीते हुए राष्ट्रों के रूप में थे, और हारे हुए राष्ट्रों में से एक टर्की था। तो टर्की जो था उसके साथ कुछ दुर्व्यवहार, वो किस प्रकार का था हम आगे देखेंगे, वो ब्रिटिशर्स ने किया था। और जो टर्की का जो सुल्तान था, द सुल्तान ऑफ टर्की, हु वाज आल्सो नोन फॉर द खलीफा और हेड ऑफ द ऑल मुस्लिम कम्युनिटी इन ऑल ओवर द इंडिया, मतलब और इन ऑल ओवर द वर्ल्ड, मतलब जो भी क्या कहते हैं वर्ल्ड के लोग मुस्लिम्स थे वो टर्की के सुल्तान को खलीफा मानते थे और खलीफा उनके लिए हेड ऑफ द मुस्लिम कम्युनिटी होता था। तो आफ्टर द ट्रीटी इट वाज डिसाइडेड that British government will not interfere the Turkey about the position of खलीफा। ये डिसाइड किया गया था कि किसी भी तरीके से खलीफा की पोजीशन को जो है वो डिस्टर्ब नहीं किया जाएगा आफ्टर द वॉर। ये डिसाइडेड था, अकॉर्डिंग टू द ट्रीटी था। बट दे रिफ्यूज, दे मीन्स ब्रिटिशर्स रिफ्यूज एंड अरेस्टेड सुल्तान, एंड दैट इज़ द रीज़न वाई ऑल द मुस्लिम इंक्लूडिंग इंडिया बिकेम द अनॉयड विद ब्रिटिशर्स। मतलब उन्होंने उस संधि को तोड़ते हुए सुल्तान को गिरफ्तार कर लिया था और इस बात से न केवल भारत के बल्कि विश्व भर के मुस्लिम उनसे नाराज़ थे। सो इन 1919 ए कमीशन इन द हेडशिप ऑफ डॉक्टर अंसारी met with the Viceroy but did not get any result। 1919 में डॉक्टर अंसारी के नेतृत्व में एक दल जो था मिला इस विषय में, लेकिन वायसराय से मिलने के बाद भी कोई हल नहीं निकला। Again in 1920, Shaukat Ali and Muhammad Ali Jinnah also went to the London to talk about this topic, लेकिन no result। 1920 में शौकत अली और मोहम्मद अली जिन्ना भी गए इस विषय पर बात करने के लिए, लंदन गए, लेकिन किसी भी प्रकार का कोई हल
नहीं निकाला जा सका। सो इन 1920 अखिल भारतीय खिलाफत कमेटी वॉज ऑर्गेनाइज्ड विद द एंड डिसाइडेड नॉन कॉपरेशन विद द ब्रिटिशर्स। इसलिए 1920 में अखिल भारतीय खिलाफत कमेटी, इसको हिंदी में भी ऐसा कैसा, इंग्लिश में भी ऐसा कैसा, गठित की गई और उनका उद्देश्य था कि हमें किसी भी हालत में ब्रिटिशर्स के साथ में सहयोग नहीं करना है। इन दिसंबर 1920 इन कांग्रेस सेशन ऑफ द नागपुर स्वराज एसोसिएटेड विद खिलाफत एज वेल एज विद द नॉन कॉपरेशन मूवमेंट। 1920 के दिसंबर वाले कांग्रेस सेशन में जो नागपुर में हुआ था उसमें खिलाफत, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट और स्वराज, जिसको हम लोग नेक्स्ट टॉपिक में डील करेंगे, इनको सभी को अपना उद्देश्य कांग्रेस ने मान लिया। इन 1921 बाय ए प्रपोजल इट वाज डिक्लेयर्ड दैट द मुस्लिम विल नॉट गो टू द ब्रिटिश आर्मी। खिलाफत आंदोलन के दौरान जब ये नॉन कॉपरेशन के साथ मर्ज हो गया, मतलब गांधी जी ने उनको अपने साथ में ले लिया, तो हम अलग से तो हम पढ़ेंगे ही उसको असहयोग आंदोलन को, लेकिन स्पेशली खिलाफत आंदोलन के चलते मुस्लिमों ने क्या किया ये भी हम लोग थोड़ा सा देख लें। तो 1921 में सबसे पहले उन्होंने ये डिसाइड किया कि वो किसी भी प्रकार की ब्रिटिश आर्मी में नहीं जाएंगे, और साथ साथ ये 1920 से लेकर के 22 तक लगभग लगातार गांधी जी के साथ असहयोग आंदोलन में कोऑपरेट करते रहे। कई जगह उन लोगों ने बैठ के की और जो भी कोऑपरेशन, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट के जो फीचर्स थे जो हम लोग अगले उसमें टॉपिक में डील करेंगे, वो सारा उन्होंने साथ में निभाया। But in 1922, when Kamal Pasha became the new Sultan of the Turkey, he finished the post of Khalifa and made a non-communal Turkey a non-communal country. So the question of Khilafat was being irrelevant with the Indian Muslims also. देखिए 1922 में कमाल पाशा वहाँ का नया सुल्तान बना तुर्की का, और उसने अब वो एजुकेशन और हर चीज़ को आगे बढ़ावा, आधुनिकीकरण करना चाहता था तुर्की का, और साथ ही वो नहीं चाहता था कि रिलीजन को किसी भी देश के साथ जोड़ा जाए, और उसने रिलीजन को संविधान से बाहर निकाल दिया था। और इस तरीके से उसने पूरी तरीके से नॉन कम्युनल कंट्री, मतलब धर्मनिरपेक्ष आप कह लें, राष्ट्र बनाने की कोशिश करी। इसलिए खिलाफत का वो उद्देश्य जिसको लेकर खिलाफत मूवमेंट चला था वो अब अप्रासंगिक होता चला जा रहा था। बट नोबडी कैन डिनाई दैट इट वाज अ ग्रेट कोलैबोरेशन डन बाय द गांधी जी। लेकिन इसमें कोई शक नहीं कि खिलाफत आंदोलन को उपयोग राष्ट्रीय असहयोग आंदोलन में करने का श्रेय पूर्ण रूप से गांधी जी को दिया जा सकता है। तो अब आते हैं हम नॉन कॉपरेशन मूवमेंट पे। असहयोग आंदोलन 1920 में स्टार्ट हुआ था, लगभग 1922 तक चला। इन ए स्पेशल सेशन ऑफ कोलकाता under the presidency of the Lala Lajpat Rai accepted the proposal of non-cooperation movement. Again in Nagpur session in 1928 it was started. देखिए दो सेशंस हुए, स्पेशल सेशन कोलकाता में हुआ लाला लाजपत राय की अध्यक्षता में, और इस प्रपोजल को एक्सेप्ट किया गया, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट करेंगे हम। और उसके बाद स्टार्टिंग इसकी विधिवत फॉर्मल घोषणा जो थी वो नागपुर सेशन, जैसे मैंने अभी पहले भी बताया, खिलाफत और स्वराज के साथ में उसको किया गया। Non-cooperation movement was going on two basics, negative aspect and positive और constructive aspect। देखिए दो तरीके से ये चल रहा था। पहला था नेगेटिव एस्पेक्ट, नेगेटिव एस्पेक्ट में रिफ्यूजल्स थे कुछ जो हम लोग अलग से डील करेंगे। पॉजिटिव में था कि कुछ हम लोग कुछ क्रिएटिव करें, तो वो सारी चीज़ें आ जाएंगी। तो नेगेटिव में इन दिस इट वाज डिसाइडेड दैट टाइटल्स गिवन बाय द गवर्नमेंट शुड रिटर्न। सबसे पहले जो उपाधियाँ गवर्नमेंट ने हम लोगों को सम्मान दिए उसको वापस किया जाए। एंड जनरल असेंबली, कोर्ट, गवर्नमेंट एजुकेशन सिस्टम एंड फॉरेन गुड्स should be refused by Indians and Gandhi ji returned the Kaisar Hind title also। तो इसमें जो सबसे पहले टाइटल वापस लौटाने की बात है, इसमें गांधी जी ने सबसे पहले कैसर हिंद लौटा दी थी, और रविन्द्रनाथ टैगोर एंड सम अदर पीपल्स आल्सो रिटर्न देयर टाइटल्स, उन्होंने भी लौटा दी। और साथ ही साथ जो नेगेटिव एस्पेक्ट है उसमें किसी भी तरीके से विधानसभा में भाग नहीं लेना, वोट करने में भाग नहीं लेना, जुडिशरी में न्यायिक प्रक्रिया में भाग नहीं लेना, शैक्षणिक संस्थान सरकारी जितने हैं उनका बायकट करना, उनमें नहीं जाना, इस तरीके से कुछ चीज़ें डिसाइड की गई थी। so many refused to give the votes also। मताधिकार का भी प्रयोग कुछ लोगों ने नहीं किया, और people resigned by the jobs, उन्होंने अपनी जॉब से रिज़ाइन कर दिया। जामिया मिलिया यूनिवर्सिटी एंड काशी विद्यापीठ वर ऑल्सो एस्टैब्लिश फॉर एजुकेशन। ये वाला जो पॉइंट है जामिया मिलिया वाला और काशी विद्यापीठ वाला, इसको आप लोग पॉजिटिव एस्पेक्ट में ले लीजिएगा।
तो ये दोनों की स्थापना भी इसी दरमियान हुई थी। अब हम लोग आते हैं पॉजिटिव एस्पेक्ट क्या थे। इन दिस स्वदेशी थिंग्स वर प्रमोटेड, स्वदेशी चीज़ों का बढ़ावा दिया गया। हैंडमेड क्लॉथ्स वर यूज बाय द पीपल, हाथ से चरखे के द्वारा निर्मित कपड़ों का प्रयोग करा गया। अनटचेबिलिटी एंड यूनिटी इन हिंदू, मतलब रिफ्यूजल ऑफ अनटचेबिलिटी, अस्पृश्यता को समाप्त किया जाए और हिंदू मुस्लिम एकता को बढ़ाया जाए, इस तरीके के नारे दिए गए। तिलक स्वराज कोष वॉज ऑल्सो स्टैब्लिश फॉर वेलफेयर ऑफ इंडियंस, भारतीयों के कल्याण के लिए तिलक स्वराज कोष स्थापना की गई। एंड गवर्नमेंट ट्राई टू क्रश द रिवोल्ट एट सो मैनी प्लेसेस एंड अरेस्टेड सो मैनी लीडर्स ऑल्सो, ब्रिटिश सरकार ने इसको दमन करने के लिए और बहुत सारे लोगों को गिरफ्तार करने की कोशिश करी। When Prince of Wales came in India in 1921, he was shown the anger of Indians. 1921 में प्रिंस ऑफ वेल्स भारत भ्रमण पर आए थे, उन्हें जगह जगह भारतीयों के विरोध का सामना करना पड़ा। ओनली इन इंडिया ब्रिटिश ओनली इन मुंबई है, ये इंडिया लिख गया गलती से। ओनली इन मुंबई ब्रिटिश किल्ड 53 पीपल एंड 400 इंजर्ड इन ओनली वन, क्या कहते हैं, इन ओनली वन मूवमेंट, मतलब एक ही केवल आंदोलन, एक जगह का प्रदर्शन में ही 53 लोगों को मार दिया गया और 400 लोग इसमें घायल हुए। और ऐसे ही कई मुंबई जैसे ही कई आंदोलन जगह जगह हो रहे थे और लोगों को मारा जा रहा था। द एक्सप्लॉयटेशन इंक्रीज्ड द एंगर ऑफ इंडियंस, और जो ये शोषण हो रहा था, ये जो क्रशिंग हो रही थी, दमन हो रहा था, इससे और ज़्यादा क्रोध बढ़ता गया। एंड इन 5 फरवरी 1922 इन चौरी चौरा गोरखपुर उत्तर प्रदेश, सम फार्मर्स फाउंड द पीपल faced the police and fired a police station in which 22 policemen killed. चौरी चौरा जो गोरखपुर उत्तर प्रदेश में स्थित है, वहाँ पर पुलिस वालों के अत्याचार से दुखी होकर के एक थाने पर आग लगा दी गई और उसमें 22 पुलिसकर्मी मर गए, जिसके कारण गांधी जी बहुत आहत हुए। बाय दिस एक्ट गांधी जी वॉज नॉट इन द फेवर ऑफ वायलेंस, सो ही टेकन बैक द दिस मोमेंट। किसी भी तरीके की हिंसा के फेवर में गांधी जी नहीं थे, वो शुरू से इस बात के लिए मना कर रहे थे कि हिंसा कार्यवाही ना करिएगा, लेकिन इस कार्यवाही के बाद वो क्षुब्ध हो गए। और on 12th February 1922 in Bardoli, Congress Working Committee decided to take back this movement. 12 फरवरी 1922 को बारडोली की कांग्रेस वर्किंग कमेटी की एक बैठक में इस आंदोलन को वापस ले लिया गया। खिलाफत वॉज ऑल्सो बिकेम इररिलेवेंट, सो बोथ द मूवमेंट्स एंडेड। खिलाफत भी आपको पता है, मैंने बता ही दिया कि वो इररिलेवेंट होता चला जा रहा था, इसलिए अप्रासंगिक होता जा, दोनों ही मूवमेंट ग्रेजुअली समाप्त हो गए, एक साथ ही चल रहे थे, समाप्त हो गए। हैंस दिस वॉज अ फर्स्ट एक्टिव refusal or non-cooperation against the government, and according to the Mahatma Gandhi, the association of Hindu and Muslim would be rare in next 100 years. ये गांधी जी ने खिलाफत के समय जब एसोसिएट हुए थे मुस्लिम्स, तब उन्होंने कहा था कि अगले 100 वर्षों में भी इसे सुनहरा मौका देखने को नहीं आएगा। और ये एक पहला प्रयास था भारतीयों के द्वारा जो अंग्रेज़ों के रिफ्यूजल के लिए किया गया था। सो इट वाज फैंटेस्टिक, ये बहुत अच्छी शुरुआत थी गांधी जी के द्वारा। और नेक्स्ट अगले 2 से उसमें आप फिर से इन गांधी जी के आंदोलनों में इस तरह की प्रक्रियाओं को देखेंगे। सो दैट इज़ सफिशिएंट फॉर टुडे। बच्चों देखिए, जो क्वेश्चंस इस पे बनते, सीधे सीधे असहयोग आंदोलन क्या था और उसके क्या स्वरूप था और उसकी क्या उसके ऊपर आप अपने व्यूज़ लिखिए। तो आप जब भी असहयोग आंदोलन को लिखेंगे, खिलाफत लिखना ही लिखना है। खिलाफत पे प्रश्न है तो असहयोग आंदोलन उसके साथ में आ जाएगा। कॉन्सिक्वेंसेस आप पूरे बताइए कि क्या है मुस्लिमों का, और लेकिन आपको दोनों ही चीज़ों को साथ में डील करना है। और गांधी जी के आंदोलन जब पूछे जाते हैं तो तीनों आंदोलनों में ये पहला आंदोलन है, तो उसको उस समय में उस क्वेश्चंस में भी इसको डील करना। सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द लॉन्ग क्वेश्चन एज वेल एज द शॉर्ट नोट। थैंक यू सो मच।